दोस्तों सितंबर 2024 में एक शेयर ट्रेड कर रहा था 1,000 रुपए पर। शेयर मार्केट उस टाइम ऑल टाइम हाई पे था। शेयर मार्केट में गिरावट शुरू हुई। शेयर मार्केट करंटली 14% के करेक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो शेयर जो कि 1,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा था वो अब ट्रेड कर रहा है 250 रुपए पे। अगर हम ध्यान दें इस पे तो मार्केट में जहां 14% के आसपास गिरावट हुई है, वहीं शेयर में 75% के आसपास तक की गिरावट हो चुकी है। अब ऐसे में मार्केट में करंटली कोई इन्वेस्टमेंट करता है इंडेक्स में, यानी कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में, और रिवर्जन होता है तो वहाँ पे 14% के आसपास रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई देगा अगर मार्केट फिर से वापस गया। लेकिन इस शेयर में 250 रुपए पे इन्वेस्टमेंट करने से फिर से 1,000 रुपए पे जाता है तो 4 गुना रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई देगा। इससे हमें एक सीख मिलती है कि बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में गिरते हुए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन हमें एज एन इन्वेस्टर सावधान रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली है, खासतौर पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ करंट स्टॉक मार्केट के सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बल्कि साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि गिरते मार्केट में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंटली हम समझ लेते हैं कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है, जो कि 14% की गिरावट के साथ हमें दिख रहा है, उसमें फर्दर क्या हो सकता है। फर्दर क्या हो सकता है कहने का मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे कोई लेवल्स देने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक तरह से अपने इनपुट्स देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 26,280 के आसपास से जब गिरावट हुई है तो गिरावट के साथ यहाँ पे 22,500 के आसपास चल रहा है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब करीब 14% की आसपास के गिरावट के पास हमारा मार्केट यहाँ पे खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें कई तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। स्टॉक मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन भी जा सकता है। ट्रम्प की जो भी नीतियाँ चल रही हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हमें देखने को मिल रहा है। कई सारे रीजन्स हैं। मार्केट को गिरने के लिए एक बहाना चाहिए, बहाने के साथ मार्केट गिरता है, लेकिन मार्केट चलता है अपने ओवरऑल फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल्स हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, हमें ये समझ में आ रहा था कि फंडामेंटल्स बहुत वीक नहीं है मार्केट के, मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट एक तरह से अंडर वैल्यूड जोन में जाता हुआ हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं उस हमारे पॉइंटर पर जहाँ पर हमारा एक स्टॉक जो है सितंबर के महीने पे 1,000 रुपए का ट्रेड कर रहा था। इसमें गिरावट हुई और गिरावट होते होते ये 250 रुपए का आ गया। अब एज पर सेबी रूल्स हम यहाँ पे स्टॉक का नाम रिवील नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई स्टॉक इनफैक्ट है ही नहीं। ये एग्जांपल के लिए, ताकि आपको सीखने को मिले। आप सीखेंगे तो आप एक तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं वो समझ पाएंगे, और फिर उसके साथ इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, गिरावट हुई 75% की। अब यहाँ पे जो भी सेलर्स थे, सेल करते हुए जो भी एग्जिट कर गए, उनको एक तरह से लॉस देखने को मिला, राइट। अब यहाँ पे कोई इन्वेस्टर स्टॉक में अपॉर्चुनिटी देखते हुए अगर इसको बाई कर लेता है और फिर से ये स्टॉक ऊपर जाते हुए फिर से यहाँ पे पहुँच जाता है, तो सीधे सीधे यहाँ पे 4 गुना रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई देगा उसको करंट पोजीशन से। अब इससे हमें सीख ये मिलती है कि स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज रहती हैं और हमें उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना आना चाहिए, ठीक। अब स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप में से कई लोग पूछते रहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का क्या। देखिए रिसेंटली देखें तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है, और मूवमेंट होने के साथ ही साथ ऑल टाइम हाई के आसपास हमारा क्रिप्टो रिसेंटली पहुंचा था, जिसके बाद थोड़ी बहुत उसमें गिरावट हुई है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, खासतौर पर भारत में क्या ये लीगल है, और क्या संभावनाएं हो सकती है आने वाले समय के लिए। तो देखिए पास्ट को देखते हुए हम यहाँ पे क्लियर कट ये देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, दो इसके पास बेस फंडामेंटल्स नहीं है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में कंपनी होती है, कोई कंपनी का शेयर होता है और उस शेयर के पास एक फंडामेंटल कंपनी होती है जो कि काम कर रही होती है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है, उसके बेसिस पे शेयर प्राइसेस में मूवमेंट होती है। हालांकि वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का भी कंट्रीब्यूशन होता है शेयर प्राइसेस के एप्रिसिएशन में, बट ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी में किसी तरह का कोई फंडामेंटल्स नहीं होता है,
वहाँ पे कोई कंपनी जो है काम नहीं कर रही होती है आपके पैसों पर, बस वहाँ पे मोस्टली डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है क्रिप्टो करेंसी में तो किस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे पास होना चाहिए। देखिए, एक ऐसा एक्सचेंज हमारे पास होना चाहिए जो कि ना सिर्फ सिक्योर हो, हमारे ओवरऑल वॉलेट्स को सिक्योर कर सके, ना सिर्फ हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सके, बल्कि वो एक इंट्यूटिव प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करे हमें एक रिच यूआई के साथ। तो यहाँ पे CoinDCX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका कि मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे करीब 1.5 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं, 500 से ज़्यादा क्रिप्टो एसेट्स यहाँ पे हैं जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्वार्टरली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आप देखें तो करीब करीब 80,000 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रही है। क्रिप्टो वर्ल्ड में बेसिकली सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमने पिछली वीडियोज में बात की है कि कैसे WazirX हैक हो गया था। रिसेंटली अगर हम रिसेंट खबरों पे ध्यान दें क्रिप्टो वर्ल्ड से, तो बाइबिट में करीब $1.5 बिलियन वर्थ की एथेरियम की हैकिंग हो गई है। तो ऐसे में CoinDCX क्या हमें एक सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है? इसका जवाब यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपके पास ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है FIU कंप्लायंट है, साथ ही साथ ISO IEC 27001 2022 सर्टिफाइड है, और जो भी इनके पास रिजर्व्स हैं वो थर्ड पार्टी के द्वारा रेगुलरली ऑडिटेड होते हैं। ठीक, तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर, उसे हम सेफ मान सकते हैं, सिक्योर्ड मान सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ CoinDCX पर मोर देन 500 क्रिप्टो कॉइन्स हैं जहां पे हम ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिसेंटली पाई नेटवर्क कॉइन लॉन्च हुआ है, ये जल्दी ही CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे भी लिस्ट हो जाएगा। हमने रिसेंटली देखा था कि कैसे ट्रम्प कॉइन और मेलेनिया कॉइन यहाँ पे लॉन्च हुए थे। CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे भी वो ऑलरेडी लाइव हैं और उनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो ये बेसिकली हमें एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है क्रिप्टो में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं BTC जो चल रहा है करीब करीब 86,18,000 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, और पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट हो रही है। अब जनरली होता क्या है कि हम जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो हम ऐसे एसेट में बाई करना पसंद करते हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रहा हो, बट यहाँ पे ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद BTC पिछले कुछ दिनों से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारे पास इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे इनमें फ्यूचर्स में भी ट्रेड करने के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो CoinDCX यहाँ पे एक ऐसा एक्सचेंज है, ऐसा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है जो कि आपको ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि कई तरह के क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के ऑप्शंस देता है, जिसके साथ ही साथ यहाँ पे फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया जा सकता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो अप टू 100x तक का लेवरेज लिया जा सकता है फ्यूचर्स में। इस प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद मैंने जो एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर रखा है खासतौर पे क्रिप्टो करेंसी के लिए, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, जहां पे मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज और इनपुट्स शेयर करूंगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, करंटली हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो एक फियर जोन में है। हमने आपसे क्या कहा था, बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल। अब ग्रीडी और फियरफुल हमें कब होना है ये हमें समझ में आ गया। तो अगर मार्केट फियरफुल जोन में है और एक्सट्रीम फियरफुल जोन में है तो हमें ग्रीडी होना है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मार्केट ग्रीडी और एक्सट्रीम ग्रीडी जोन में जाता है तो वहां पे या तो हम बने रह सकते हैं या हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बस इतनी सी बात हमें याद करके चलनी है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के तहत। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इस कंपनी का आप सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 2019 में 162 करोड़ का सेल्स था, यहाँ पे प्रॉफिट जो है 14 करोड़ का था। अब ध्यान दीजिए 2020, 21, 22, 23 अगर हम आ जाएं यहाँ पे, तो सेल्स बढ़ते बढ़ते 720 करोड़ की हो गई और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 258 करोड़ की हो गई। सीधे सीधे 20 गुना इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ग्रोथ देखने को मिली। अब कंपनी अगर हर साल ईयर ऑन ईयर उसके सेल्स में ग्रोथ होती रह रही है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होती रह रही है, ऐसी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां अगर हैं तो ऐसी कंपनियों में हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप ध्यान दीजिए दिसंबर 2022 में 50% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स थे, पब्लिक 18%, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, इसमें जो प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स कम होने लगे, FIIs थोड़े बहुत बढ़ने लगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो DIIs बढ़ने के साथ मार्च 2023 में कम होने लगे। अब यहाँ पे हमें ये देखना होता है जनरली कि
कंपनी में FIIs और DIIs क्या कर रहे हैं। FIIs और DIIs बेसिकली उनको पता होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, उनको पता होता है कि कंपनी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, बेस्ड ऑन दैट वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इनपुट्स मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप भी सीखें और आप भी इनको अप्लाई कर सकें अपने ओवरऑल इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग में। एज पर सर्टेन सेवी रूल्स हम यहाँ पे कंपनियों के नाम नहीं रिवील कर रहे हैं, और कंपनियों के नाम ना रिवील करने के साथ ही साथ लेटेस्ट जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि जो ITBs है, ITBs अगर आप ध्यान दें तो ITBs एक ETF है। अब ETF क्या होता है उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जा रहे हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ये होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है, आप वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि ETFs में कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये सितंबर के महीने में अगर हम जाएं तो अगस्त सितंबर के महीने में ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट नहीं हुई और ये कंसोलिडेशन करता गया। कंसोलिडेशन करने के बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट भी दिया। उसके बाद क्या हुआ आप लोग कमेंट करके नीचे बताइए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में अगर गिरावट हो रही है तो सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें भी गिरावट हो। सेक्टर वाइज भी हमें देखना होता है सेक्टर में क्या चल रहा है, और सेक्टर में क्या चलने के साथ ही साथ उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है ये तो हमें देखना ही होता है। साथ ही साथ अगर किसी सेक्टर में हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उस सेक्टर का भी हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कंज्यूम 20 पर, जो कि अगेन एक ETF है, तो आप देखिए सितंबर में ये ऑल टाइम हाई के आसपास था और उसके बाद से यहाँ पे गिरावट होनी शुरू हुई, जो कि हमें स्टॉक मार्केट में भी सितंबर महीने के बाद से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक मार्केट में गिरावटें होती रहती हैं। गिरावट को हम नहीं रोक सकते, कहाँ तक मार्केट गिरता है ये किसी को नहीं पता होता है। अगर कोई बता रहा है कि भाई 22,700 उसका सपोर्ट है, कोई बता रहा है कि ये सपोर्ट जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के टूल्स होते हैं जिनको कि देखकर कोई भी बता सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में वाकई में क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए इन्वेस्टिंग की, वो हम तभी बता सकते हैं जब हम ओवरऑल एक्सपीरियंस गेन करते हैं मार्केट में, खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद से सीखते हुए। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट करंटली कहाँ पे है, क्या दशा और दिशा है, साथ ही साथ जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है उसकी दशा दिशा क्या है, तो और किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी चाहिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए और अपने दोस्तों में भी बातों को शेयर करते रहिए, क्योंकि पिछले 7, 8, 9 महीनों में रेगुलेशंस की वजह से देखें तो पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है, और पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगा तो फिर ये ट्रम्प आए कुछ भी करे, इकोनॉमीज जो है सुधर भी जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा। तो मार्केट में पैसा हमें लाना है, पार्टिसिपेट जरूर से जरूर करना है। तो ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।